इन्होंने चाइना पे चिल्लाया, इतना चिल्लाया, टिकटॉक बैन करेंगे ये। लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे में उसके बाद इन्होंने कहा है कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। बताइए, अभी तक टिकटॉक बैन कर रहे थे और जब देश का हालत एकदम खस्ता कर दिया तो चाइना से ये इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, एफडीआई मांग रहे हैं। इनको इस बात का शर्म नहीं आती। खैर, लेकिन मैं इस बात पर आना चाह रही हूँ, जब हम अग्निवीर पर बात करते हैं, अग्निपथ पर बात करते हैं, तो तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती। पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पहला जो जिनको रिक्रूट करना है, दूसरा जो आर्मी है और तीसरा जो गवर्नमेंट है। इसमें ना आर्मी खुश है और जिसको ना रिक्रूट होना है, जो स्टूडेंट है ना वो खुश है। बस कौन खुश है? मोदी जी खुश है। मतलब एक लोग खुश है, इसलिए अग्निवीर स्कीम चलनी चाहिए, इसलिए अग्निपथ स्कीम चलनी चाहिए। बस एक लोग खुश है। आप अग्निवीर के खिलाफ बोल दो, स्टूडेंट अग्निवीर के खिलाफ बोल दे, तो राष्ट्र हित के खिलाफ हो गया। कैसे भाई? हर बात को मोदी जी राष्ट्र हित से क्यों जोड़ते हैं? राष्ट्र हित के बारे में यहाँ पर बैठे बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना मैं सोचती हूँ, ये भी उतना ही सोचते हैं, मोदी जी भी उतना ही सोचते हैं। लेकिन वो अपने आप को राष्ट्र हित का प्रोटेक्टर जो मानते हैं ना, वो नहीं है। बच्चों से बात कर लीजिए, एक सर्वे करा लीजिए और हुआ है। बिहार में चले जाइए, वेस्टर्न यूपी में चले जाइए, ईस्टर्न यूपी में चले जाइए, जो ट्रेनिंग ग्राउंड है अग्निवीर का सब खाली हो चुका है। और आपने एक बात सही कही कि आप नौकरी की तरह नहीं मानते हैं अग्निवीर स्कीम को। हम भी नहीं मानते हैं नौकरी की तरह, क्योंकि उसमें जज्बे से जाते हैं। लेकिन जब जज्बे से जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फैमिली के सिक्योरिटी हो, उनकी फैमिली को पेंशन मिले, उनकी अनुपस्थिति में उनके बच्चे को पेंशन मिले, उनके माता पिता का ख्याल रखा जाए। इस सब को पूरी तरह से इन्होंने हटा दिया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपको हर चीज का बहुत ख्याल है, और अमृतपाल सिंह का जब समर्थन भरी सदन में किया जा रहा था, मैंने जो प्रश्न पूछा उसके विरोध में इंडिया अलायंस के सांसद क्यों नहीं खड़े हुए? अगर इंडिया अलायंस की बात छोड़िए, आरजेडी के सांसद ही खड़े हो जाते। ठीक है, 1 2 3 सांसद कहीं लोकसभा के अंदर। लेकिन क्या जी आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है। पहला आंसर इसका यह है कि जब ईसीआई कोई अलग नहीं है, प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं दे सकी, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर वो रिजेक्ट भी कर सकती थी। और दूसरा, जब कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि उनका इंडिपेंडेंट बयान है, नहीं, मैं पूछ रहा हूं, सदन में अमृतपाल सिंह के लिए कहा जा रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए अमृतपाल सिंह की, तो यही संविधान की रक्षा है। आप लोग जो संविधान और रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे, वो यही था क्या? जी, ओके। मैं कारगिल युद्ध के हीरो के सिन्हा साहब के पास जाना चाहता हूं और फिर विवेक जी आपके पास आना चाहता हूं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा प्रश्न यह है कि जब हम विजय दिवस मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, उसको देखकर आपको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। जिस तरह से अमृतपाल सिंह की वकालत हुई, जिस इजराइल ने हमें कारगिल में मदद करी, उसको जेनोसाइड की बात की गई प्रियंका वाड्रा द्वारा। क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, जय हिंद। देखिए, आज कारगिल का दिवस है, 25वां साल है, और हम कारगिल दिवस को उस रूप से देख रहे हैं। तो जितने भी हमारे शहीदों की, जिनकी चिताएं जल चुकी हैं, वो ठंडी भी हो गई हैं मगर आज भी सुलग रही हैं। जो 1050 घायल जवान थे और 500 जो शहीद हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ आपके द्वारा, और आपके लोगों और सब मेरे ख्याल से मेरे साथ सब रहेंगे इसके लिए। आपका जो सवाल है, 25 साल बाद, मैं 25 साल पहले दिल्ली में ही था और मेरी बटालियन में कमांड कर रहा था एज ए कर्नल, और मेरी बटालियन को एयरलिफ्ट किया गया कारगिल वॉर के लिए। ये तारीख है 2 मई, और 5 मई से कारगिल युद्ध शुरू हुआ, 8 मई को डिक्लेयर हुआ जी। और मेरे जवान, मेरे ऑफिसर और मारे गए। हमने बहुत अटैक डाला, हम तो पाकिस्तान के अंदर भी गए, और उसके बाद हमने ये सोचा था कि शायद दुनिया बदल जाएगी। आपने अमृतपाल का बात किया। मैंने आज से 84 में मैं कैप्टन हुआ करता था, मैं कर्नल था जब ऑफ विजय हुआ और कारगिल में गया। 84 में मैं पंजाब के अंदर था, और जो खालिस्तान का उस समय का स्वरूप मैंने देखा है और जज्बात। मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता है, एक सिख का ये मैं देखता हूं, एक बैठा हुआ है, मैं उस रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, उनकी जज्बे को पहचानता हूं। आपने जो बात कही 25 साल बाद, तो मेरे अंदर से रोना आता है। आपने पूछा ना आप कैसे फील करते हैं,
कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। बदलता क्या दिख रहा है मुझे कि देश के बंटवारे के लिए जो पुराने हम सोचते थे कि कुछ लोग इस देश के अंदर दुश्मन हैं, वो आज भी पनप रहे हैं, वो भी आवाज खड़ा कर रहे हैं। आपने बोला था कि हमारे को जो जंग लड़नी पड़ेगी वो 2.5 फ्रंट्स पे लड़नी पड़ेगी, और उन्होंने देश के इंटरनल फ्रंट की बात कर रही थी। जी हां, जो सीडीएस रहे वो, और सीडीएस ने बात की, वो दिखता है आज। और किस लिए दिखता है अमित जी? छोटी एक कुर्सी के लिए, एक कुछ अपने लिए, जो कहते हैं ना, जो ताल ठोक के कहते हैं कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश के लिए करेंगे, और अग्निवीर ऐसी स्कीम, ये कारगिल के युद्ध के बाद की निकली हुई जितनी भी कमजोरियां हैं उसका आप देखते हैं। अग्निवीर सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, मैं उसके अंदर में एज ए विटनेस बहुत चीजें लेके गया था कि हमें यूथ चाहिए, यंग चाहिए, हमें खून खौलता, क्योंकि कारगिल की लड़ाई यंग जवानों ने जीती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विवेक से मैं राय लेता हूं। विवेक जी विवेक से बात देखिए जनरल साहब, पहली चीज तो ये है, कंटोनमेंट एरिया में आपने काफी समय बिताया है, अब सिविलियन एरिया में है। सुनिए, जंगों में हंसे में बिताया है, कंटोनमेंट में नहीं बिताया है। बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने 37 साल काल में चाहे तो इंसर्जेंसी लड़ी है, और देश में और विदेश में हमने जंगें लड़ी, विदेश में भी लड़ी है मैंने। सर, इनको इन पे गोलियों के निशान भी हैं। अगर आप सबूत देखें, गोलियों के निशान मेरे छाती में है यहाँ, और मेरे राइट साइड में है यहाँ। ये सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ और इसका भी प्रूफ। पहली चीज जनरल साहब, मतलब आप एक आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल से सबूत मांग रहे हैं कि तुमने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। मैं कुछ और गोली खाई कि नहीं खाई की कैसे बात कर ली साहब? कंटोनमेंट की कैसे बात कर ली? मैं नहीं बोल कंटोनमेंट में हम पर सर कंट्रोल डिसिप्लिन से सुनिए, करते हैं, आप डिसिप्लिन से सुनिए, तैयारी करते हैं। कुछ और रहा था, आप डिबेट कहीं और ले आए। अरे एक सेकंड, फिर मैं अगर कहूंगा कि रूलिंग पार्टी को बैकिंग दे रहे हो, विवेक जी, आप शर्मिंदा फील करेंगे, फिर आप शर्मिंदा फील मैं करेंगे। देश को बैकिंग दे रहा हूं, देश को। तो सुनिए फिर आप पहले पहली चीज, ये फौज हमेशा थी इस देश में, आर्मी शुड बी सल्यूटेड। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के रूल में आर्मी नहीं थी, तीसरे मोर्चे के समय आर्मी नहीं थी, किसने कह दिया? और 2014 के बाद से आर्मी का जन्म हुआ है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन गलत है, और ये कहना कि 2014 के बाद देशभक्त पैदा हुए आर्मी में, यह भी गलत है। अगर आपने सर्विस करी थी कांग्रेस के टाइम में, तीसरे मोर्चे के टाइम में, उस समय भी आर्मी के रूल को आपको सैल्यूट करना चाहिए। किसी ने नहीं बोला कि आर्मी नहीं थी, कि नरेंद्र मोदी जब आए, किसने बोला? आप इतना गुस्सा हो रहे हैं और इतना तमतमा रहे हैं, पर मेरा प्रश्न ये किसने बोला कि कांग्रेस की सरकारों में आर्मी नहीं थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकारों में आर्मी नहीं थी? आर्मी थी, है और रहेगी। इसलिए आर्मी को आपने नहीं बनाया साहब। ये प्रश्न, मैं मौका दूंगा। यह प्रश्न इसलिए मैंने उठाया क्योंकि 2014 के बाद एक नैरेटिव बनाया है इस पार्टी ने, जिसके प्रवक्ता बैठे हैं, जिन्होंने डिबेट के शुरू में भी फिर शुरू कर दिया कि बीजेपी को छोड़ के साहब इस देश में किसी पार्टी ने कोई योगदान ही नहीं दिया, सब देशद्रोही हैं, सब चाइना के एजेंट हैं, सब दलाल हैं। ये नैरेटिव बनाने बैठे हैं, हम देशद्रोही हैं, हम सब देशद्रोही हैं इनके हिसाब से। एक नरेंद्र मोदी देशभक्त, एक शहजाद पूनावाला, इनको शर्म नहीं आती है। देश में पार्लियामेंट है, इलेक्ट होकर के आती है, और आप जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, आप उनको कहते हैं कि साहब आप सब देशद्रोही हैं। अमृतपाल पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा तो ये स्टैंड है सर, जो पांव छूते हैं ना, उनसे थोड़ा सा जेब को बचाइएगा, वो पांव छूते छूते कहीं जेब का बटुआ ना निकाल ले। ये आर्मी सुन लीजिए, जेब का बटुआ कैसे निकाला? अच्छी खासी फौज जवाब देना, अच्छा खासा चल रही थी, लड़कों को नौकरी मिल रही थी, बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे थे, सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, जवान भर्ती हो रहे थे, 4 साल का ले आए। ठीक है, आपने